गरीब बहू की जादुई विग। अजी मेरी बात सुनिए, ऐसा कब तक चलता रहेगा और हम कब तक इस लड़की को अपने घर में बिठा कर रखेंगे। हमें इसकी शादी जल्दी से जल्दी करनी है। जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करवा दीजिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तनिषा मेरी बेटी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी शादी कहीं भी करवा दूं। मैं उसकी शादी किसी अच्छे घराने में ही करवाऊंगा। ऐसा कहकर संतोष वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपने माता पिता की सारी बातें तनीषा सुन लेती है और उसे बहुत दुख होता है। मेरे गंजेपन की वजह से आज मुझसे कोई भी शादी नहीं करना चाहता। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं तो ही सही रहेगा। ऐसा सोचकर तनीषा मरने के लिए जा ही रही होती है कि तभी वह अपने पिता को देखती है। उसके पिता किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं। क्या कहा? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है। बस जब से वो पैदा हुई है उसके सिर पर बाल ही नहीं आए। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो शादी के दिन और तारीख तय कर लेते हैं। क्या सच में मेरा रिश्ता हो गया है? कहीं ये झूठ तो नहीं? जैसे ही प्रमोद पीछे मुड़कर देखता है, उसके पीछे उसकी बेटी खड़ी होती है और वह खुशी से अपनी बेटी से कहता है, अरे मुबारक हो मेरी प्यारी गुड़िया, तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। अब तुम जल्द से जल्द शादी की तैयारियां कर लो। प्रमोद की बात सुनकर तनीषा को बहुत खुशी मिलती है। कुछ ही दिनों में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन तनीषा की शादी अनुराग नाम के लड़के से होती है। अनुराग तनीषा से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। माँ, जैसा कि आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। आपकी मर्जी के चलते मैंने इस गंदी लड़की से शादी तो कर ली है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि मैं इस लड़की को कभी भी अपनी पत्नी नहीं स्वीकारूंगा। ऐसा कहकर अनुराग वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये सारी बातें तनीषा अपनी सास के कमरे के बाहर खड़ी होकर सुन लेती है। इसका मतलब मेरी शादी केवल दहेज के चलते ही हुई है। इन लोगों को मुझसे कोई लगाव नहीं। तनीषा अपने कमरे में जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, तनीषा अपनी सास ममता के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी, मैं एक पार्लर खोलना चाहती हूँ। क्या कहा? पार्लर खोलना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें देखकर कोई तुम्हारे पार्लर में आएगा भी? अरे तुम्हारे इस गंजेपन को देखते ही लोग तुम्हारे पार्लर से भाग जाएंगे। तनीषा का ऐसा बर्ताव देखकर ममता उसे कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद तनीषा अपने घर के पास में ही एक छोटा सा पार्लर खोलती है। वो पार्लर तो खोल लेती है, लेकिन तनीषा के पार्लर में कोई नहीं आता, जिसके चलते वह अपने पार्लर के अंदर ही रोने लगती है। आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तभी तनीषा को किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। अरे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बाहर रो रहा है? तनीषा जैसे ही अपने पार्लर के बाहर निकलती है, उसके सामने एक बहुत ही सांवली सी और गंजी औरत दिखाई पड़ती है। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दरअसल बात यह है कि मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं और वो मेरी शादी नहीं करवा पा रही हैं क्योंकि मैं बदसूरत हूँ और ऊपर से मेरे बाल भी नहीं हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हारा एक प्यारा सा मेकअप करती हूँ, जिसके बाद तुम बहुत सुंदर लगोगी। तुम मेरा क्या मेकअप करोगी? तुम्हारे तो खुद सर पर बाल नहीं है और तुम्हारी शक्ल भी अच्छी नहीं है। तनीषा को उसकी बातें बहुत चुभती हैं, लेकिन फिर भी वह उसकी मदद करने के लिए उसे अपने पार्लर में ले जाती है। तनीषा अपनी पूरी मेहनत के साथ सुप्रिया का मेकअप करती है और अपने पार्लर में से सुप्रिया के सर पर एक नकली बालों की विग लगा देती है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। क्या सच में मैं तो बहुत खूबसूरत लग रही हूँ? इतना कहते कहते सुप्रिया अचानक से एक देवी में बदल जाती है। तुम बहुत अच्छी हो तनीषा, मैं बस तुम्हारी परीक्षा लेने यहाँ आई थी, जो कि तुम मेरी परीक्षा में सफल रही। ऐसा कहकर देवी माँ तनीषा को एक जादुई विग देती हैं। तनीषा, इस नकली विग को पहनने के बाद तुम्हारी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और तुम इस जादुई विग से और विग मांग सकती हो। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद तनीषा देवी माँ की दी हुई नकली विग को पहन लेती है। जिसके बाद देखते ही देखते वह नकली विग अचानक से उसके असली बालों में बदल जाती है और वह देखते ही देखते बहुत खूबसूरत हो जाती है। अरे क्या ये सच में मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं होता, क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ? ये देवी माँ की जादुई विग तो सच में बहुत कमाल की है। जैसे ही तनीषा वापस अपने घर लौटती है, उसकी सास और उसका पति अनुराग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही?
इस गंजी टकली के सर पर इतने सुनहरे और प्यारे बाल कहाँ से आए? अनुराग तनीषा को देखता ही रह जाता है, जिसके बाद उसे तनीषा से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। उस दिन के बाद से अनुराग तनीषा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार लेता है। वहीं दूसरी तरफ अब तनीषा के पार्लर में गांव की औरतें आना शुरू कर देती हैं। तनीषा, देखो मेरे सर के सारे बाल झड़ गए हैं और मैं बहुत बदसूरत दिख रही हूँ, मुझे भी अपनी तरह सुंदर बना दो। ललिता के ऐसा कहने के बाद सबसे पहले तनीषा ललिता का अच्छे से मेकअप करती है, जिसके बाद वो उससे कहती है, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए क्योंकि अब आप बहुत खूबसूरत दिखने वाली हो। तनीषा के ऐसा कहते ही ललिता अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसके बाद तनीषा अपने मन में कहती है, जादुई विग, मुझे तुम्हारे ही जैसी एक और विग चाहिए। उसके इतना कहते ही उसके हाथ में एक और विग आ जाती है, जिसे वह ललिता के सर पर लगा देती है। देखते ही देखते ललिता की नकली विग उसके असली बालों में बदल जाती है और वह पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया, तुमने तो मुझे पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और सुंदर बना दिया, और मेरे लंबे घने बाल तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। ललिता की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता और वह तनीषा को उसकी मेहनत के पैसे देकर वहां से चली जाती है। देखते ही देखते अब तनीषा के पार्लर में गांव की सारी औरतें आने लगती हैं, जो बचपन से ही गंजी होती हैं, या किसी के सर के सारे बाल झड़ जाते हैं, या फिर कोई बहुत ज्यादा उम्र की वजह से बदसूरत लगने लगती है। और सभी औरतें तनीषा के जादुई पार्लर में आकर जादुई विग लगवाती हैं और बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। एक दिन तनीषा के पार्लर में ममता आती है और उससे कहती है, बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने दहेज के चलते तुझे अपने इस घर की बहू तो बना लिया, लेकिन तुझे वो दर्जा कभी नहीं मिल पाया जिसकी तू हकदार थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ जी, आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। वैसे माँ जी, आपके भी बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं और खूबसूरती में भी कमी आ रही है। चलिए, मैं आपको भी सबकी तरह खूबसूरत बना देती हूँ। ऐसा कहकर तनीषा अपनी सास के भी सर पर जादुई विग लगा देती है, जिसके बाद उसकी सास भी पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत और सुंदर दिखने लगती हैं और उसके बाल भी बहुत प्यारे लगने लगते हैं। अब दोनों सास बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। समायरा अपने कॉलेज में अपनी सहेली प्रिया के पास आती है और उसे कहती है, देखो प्रिया, आज मेरा जन्मदिन है और मेरे सभी दोस्त जन्मदिन पर आने वाले हैं, तुम भी जरूर आना। लेकिन मैं कैसे आऊंगी? तुम्हारी पार्टी तो अमीरों वाली होगी। ओहो, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अमीर और गरीब कुछ नहीं होता, तुम मेरी पार्टी में जरूर आना, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। ऐसा कहकर समायरा अपनी सहेलियों के पास चली जाती है, जिसके बाद उसकी सहेली उससे कहती है, अरे यार, तूने इस टीचर को अपनी बर्थडे पार्टी में क्यों बुलाया है? हाँ यार समायरा, जरा इसकी हालत तो देख, हमारे बीच खड़े होने के लायक भी नहीं है ये। ओहो, तुम दोनों ऐसा क्यों सोच रहे हो? देखो उसे, मैंने केवल हमारा मनोरंजन करने के लिए ही बुलाया है। अब इतनी बड़ी पार्टी में हमारा एंटरटेनमेंट कौन करेगा? एक ऐसा जो कभी तो होना चाहिए, जिसके ऊपर हम हंस सके और उसकी बेइज्जती भी कर सके। समायरा की बातें सुनकर उसके सभी दोस्त हंसने लगते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है, जिसके बाद समायरा अपने बर्थडे पार्टी में सभी दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होती है। तभी बर्थडे पार्टी में प्रिया एक छोटे से गिफ्ट के साथ आती है। उसने बहुत नॉर्मल सी ड्रेस पहनी होती है। जैसे ही वो प्रिया की फ्रॉक देखती है, उसे फ्रॉक बहुत पसंद आती है। वो समायरा को गिफ्ट देती है। ये लो समायरा, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। OMG, तुम गरीबों के पास इतने पैसे होते हैं कि तुम किसी को तोहफा दे सको? प्रिया उसकी कही बातों को नजरअंदाज कर देती है। तभी प्रिया समायरा की फ्रॉक की तारीफ करती है। अरे समायरा, वैसे तुम्हारी ये फ्रॉक बहुत सुंदर लग रही है, कहाँ से खरीदी है? ये तो मेरी माँ बहुत बड़े मॉल से खरीद कर लाई थी, स्पेशली मेरे बर्थडे के लिए। और तुम्हें पता है, इस फ्रॉक की कीमत पूरे 10,000 रुपए है। वैसे तुम्हारी माँ तुम्हें क्या ला कर देती है, जरा हमें बताओ तो सही। ये सुनकर प्रिया की आंखें भर जाती है। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे ऐसा कहते हुए देख समायरा और उसके सभी दोस्त हंसने लगते हैं, जिसके बाद बेचारी प्रिया को बहुत दुख होता है और वो वापस अपने घर लौट आती है और रोते हुए अपनी बहन अनन्या से कहती है, दीदी, मुझे समायरा जैसी फ्रॉक चाहिए। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे भी समायरा की माँ जितना प्यार करती।
वो मेरे लिए प्यारी प्यारी फ्रॉक्स लेकर आती। आपने आज तक मेरे लिए क्या किया है? आपने तो मुझे कभी कुछ नहीं दिलाया। मेरी प्यारी बहन, रोना बंद करो। मैं तुम्हें बहुत सुंदर और प्यारी ड्रेस लाकर जरूर दूंगी। मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ मुझे इतनी तनख्वाह मिलती है जिसमें मैं तुम्हारी पढ़ाई और इस घर का खर्चा निकाल सकूं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक फ्रॉक लाकर जरूर दूंगी। ऐसा कहकर अनन्या अपनी बहन प्रिया को किसी तरह चुप करवाती है और उसे खाना खिलाकर सुला देती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वो अपने मालिक की शॉप पर जाती है और शॉप के सारे काम करती है। मालिक के आने के बाद वो अपने मालिक से कहती है, मालिक, मेरी बहन को एक गाउन चाहिए। मैंने उसे आज तक कुछ नहीं दिया। क्या आप मुझे अपनी दुकान से एक गाउन दे सकते हैं? अरे समझ क्या रखा है तुमने इस दुकान को? हाँ, ये कोई बाजारों दुकान है तो तुम जैसी गरीब लड़की यहाँ से ड्रेस खरीद ले? अरे तुम लोगों की औकात नहीं है फ्रॉक पहनने की, है ना? चली जाओ यहाँ से, और कल से फिर दुकान में आने की कोई जरूरत भी नहीं है। अनन्या पर मालिक गुस्सा होकर उसे दुकान से निकाल देता है। बेचारी रोते हुए एक जंगल में नदी किनारे जाकर बैठ जाती है और खुद से बातें करने लगती है। मैं कितनी बुरी बहन हूँ। मैं अपनी बहन की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। मेरी जैसी बहन होने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ऐसा कहकर अनन्या रोने लगती है। तभी उसके सामने नदी के अंदर खड़े हुए एक पेड़ से आवाज आती है, अपने आंसू पोंछ लो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम बहुत दुख और पीड़ा से गुजर रही हो। जब भी कोई इस नदी के किनारे परेशान होकर आता है, मैं उस हर इंसान की मदद करता हूँ। मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा। तुम इस नाव में बैठकर मेरे पास आओ। ऐसा कहकर जादुई पेड़ एक नाव प्रकट करता है और अनन्या उस पर बैठकर जादुई फ्रॉक के पेड़ के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वो जादुई पेड़ एक बहुत सुंदर जादुई फ्रॉक के पेड़ में बदल जाता है। मैं एक जादुई फ्रॉक का पेड़ हूँ। तुम मुझसे जितनी चाहे उतनी ड्रेस ले जा सकती हो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इस नदी के अंदर एक जादुई पेड़ भी हो सकता है जिसके ऊपर जादुई फ्रॉक उगती है। अनन्या ऐसा कहकर जादुई फ्रॉक के पेड़ से खूब सारी जादुई फ्रॉक और गाउन तोड़ लेती है, जिसके बाद वो जादुई पेड़ से कहती है, जादुई पेड़, मेरी मदद करने का तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ लोगों की मदद करने के लिए ही हूँ। तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तुम फौरन मेरे पास आ जाना। जादुई पेड़ की बात सुनने के बाद अनन्या वहां से चली जाती है और फ्रॉक लाकर अपनी बहन को दे देती है। ये लो मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ। अरे वाह दीदी, इतनी प्यारी ड्रेस तो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे इतनी सुंदर ड्रेस लाकर दोगी। आई लव यू दीदी। प्रिया बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो ड्रेस पहनकर देखती है। ऐसे ही अनन्या अपने कमरे में जाती है, जिसके बाद वो सोचती है, जब मेरे पास एक जादुई फ्रॉक का पेड़ है तो क्यों ना मैं उस जादुई फ्रॉक के पेड़ से और कई सारे फ्रॉक और गाउन लेकर आऊं और अपनी खुद की एक दुकान खोलूं। अनन्या ऐसा सोचकर अगले दिन फिर से जादुई पेड़ के पास आती है। जादुई पेड़, मुझे जादुई फ्रॉक और गाउन चाहिए ताकि मैं खुद की एक दुकान खोल सकूं। अनन्या के इतना कहते ही जादुई पेड़ नॉर्मल पेड़ से एक जादुई गाउन के पेड़ में बदल जाता है। अरे वाह, आज तो और भी ज्यादा खूबसूरत फ्रॉक और गाउन है तुम्हारे पेड़ पर। अनन्या जादुई फ्रॉक के पेड़ से फ्रॉक और गाउन तोड़ लेती है, जिसके बाद वो उन सभी से अपने लिए एक अच्छी सी दुकान खोलती है। उसकी फ्रॉक और ड्रेस इतनी खूबसूरत थी कि सभी लोग उसकी दुकान से फ्रॉक और गाउन खरीदने लगते हैं। अरे वाह, लोगों ने इतनी सारी फ्रॉक और गाउन खरीदी है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। अब मैं इन पैसों से अपनी सभी परेशानियों को दूर कर सकूंगी। अनन्या उन पैसों से अपने घर की सभी परेशानियों को दूर करती है, जिसके बाद वो अगले दिन फिर से जादुई पेड़ के पास आती है और उससे फ्रॉक मांगती है। जादुई पेड़, आज मैं तुमसे आखिरी बार मदद लेने आई हूँ। केवल आज मेरी मदद कर दो। उसके बाद से मैं जो भी करूंगी अपने बलबूते पर करूंगी। अगर तुमने ऐसा सोचा है तो बहुत अच्छा सोचा है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन याद रहे, फिर भी कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा यहाँ मौजूद रहूंगा। इतना कहते ही जादुई पेड़ नॉर्मल पेड़ से जादुई फ्रॉक के पेड़ में बदल जाता है, जिसके बाद अनन्या जादुई फ्रॉक के पेड़ से खूब सारी फ्रॉक और गाउन तोड़ लेती है और उन्हें अपने साथ अपनी दुकान में ले जाती है।
जादुई पेड़ की मदद से मेरी सभी परेशानियां दूर हो गई और ये जादुई फ्रॉक इतनी सुंदर है कि हर कोई इन्हें खरीदना चाहता है। अनन्या इतना कहती ही है कि तभी उसकी दुकान में कस्टमर आ जाते हैं और उसकी दुकान की सुंदर सुंदर फ्रॉक देखने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। आ जाओ और आपको पसंद है वो आप यहाँ से ले जा सकते हो सस्ते दामों पर। यहाँ आपको अच्छी अच्छी फ्रॉक मिल जाएगी। उसके कस्टमर उसकी दुकान से खाली हाथ नहीं जाते हैं। जो भी उसकी दुकान में आता है वो उसकी दुकान से फ्रॉक लेकर जरूर जाता है। अब अनन्या अपनी खुद की दुकान चलाती है और अपनी छोटी बहन की पढ़ाई भी अच्छे से करवाती है। देखते ही देखते दोनों अनाथ बहनों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और अब वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। नैना अपनी माँ संध्या के संग प्रीत विहार में रहा करती थी। सवेरे के 10 बजने पर भी वो मजे से सो रही थी। तभी उसकी माँ संध्या चाय नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर आकर कहती है, पूरा प्रीत विहार तड़के सुबह ही नींद से जाग चुका है। एक तेरे ही नैन में नींद भरी हुई है। इस पर नैना नींद से जागकर कहती है, माँ, आखिर क्यों आप अपनी ताने भरे तीर से अपनी प्रिय पुत्री के दिल को भेदती हो? तेरी माँ को तेरी सारी मस्करी का मालूम है। अगर तेरे पलंग तोड़ने की परंपरा खत्म हो गई हो तो चाय पी ले। मुझे नहीं पीनी ये चाय वाय। आज फिर आप मेरी पसंदीदा नाशपाती की चाट बनाना भूल गए। हे भगवान, ये कैसी नाश पीती बेटी मेरे भाग्य में डाली है। सोते उठते नाशपाती से ही पेट भरती है। नाशपाती का जरूरत से ज्यादा सेवन शरीर को गलाता है, मगर वही नाशपाती चेहरे पर निखार भी तो लाता है। नैना नाशपाती का चटपटा सा चाट बनाकर उसे खाकर बखान करते हुए कहती है, वाह, इन नाशपाती को खाकर मेरे तन मन में एकदम इसके हरे रंग की हरियाली सी छा जाती है। इन नाशपाती के पीछे मती मारी गई है। गौर से सुन, कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अपनी ये ऊट पटांग हरकत उनके आगे भूल से भी मत दिखाना। हाँ हाँ, मेरी प्यारी माँ समझ गई। अगले दिन नैना को देखने शारदा और उसका बेटा सुमित हाजिर होते हैं। नैना अपनी माँ संध्या के कहे अनुसार उनका स्वागत सत्कार करती है, जिसके बाद शारदा अपना परिचय बताते हुए कहती है, मेरा नाम शारदा है और ये मेरा बेटा चीकू है। अरे वाह, इनका नाम तो बड़ा ही मीठा है, एकदम फ्रूट के जैसा। वो मुझे फ्रूट चाट खाना पसंद है ना, खास तौर से नाशपाती। शारदा नाशपाती खाने की शौकीन नैना की बात को हंसी में उड़ाकर कहती है, मेरे बेटे का असल नाम सुमित है, मगर मैं इसे चीकू कहकर ही पुकारती हूँ। और रही बात नाशपाती की, तो तेरे नाशपाती खाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं बहू। पारिवारिक रजामंदी से नैना की शादी सुमित के साथ हो जाती है। नैना बहू बनकर ससुराल आ जाती है। शादी की रात सुमित उसके पास आकर कहता है, चौंसी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अच्छा जी, तो फिर लाओ मेरा तोहफा। सुमित झट से उसे गिफ्ट देता है। नैना जैसे ही गिफ्ट खोलती है तो उसमें ढेरों चॉकलेट्स होती हैं। वो बेबाक सा मुंह बनाकर कहती है, ये क्या है? कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ मीठा हो जाए। बंद करो अपना बेतुका अंदाज। मीठा ही लाना था तो मेरी पसंदीदा नाशपाती लेकर आते। चलो अभी इसी वक्त मेरे लिए नाशपाती लेकर आओ, मुझे नाशपाती खाने की क्रेविंग हो रही है। ये सुनकर सुमित नैना से प्यार भरे अंदाज में कहता है, बेबी, एक नाशपाती खाने के पीछे तुम क्यों अपने पति के अरमानों को नाश करने पर तुली हो? हाँ, मैं कल तुम्हारे लिए नाशपाती ले आऊंगा, पक्का। अपनी वाइफ की फरमाइश में तुम एक नाशपाती नहीं ला सकती? नाशपाती न मिलने पर नैना गुस्से का गुबार बनाकर मुंह फुलाए सो जाती है। कुछ घंटों बाद, इतनी जल्दी सुबह हो गई? आज ससुराल में मेरा पहला दिन है, फटाफट से कामकाज निपटा लेती हूँ। नैना तेज रफ्तार से घर की साफ सफाई समाप्त करके नहा धोकर रसोई घर का रुख करते हुए कहती है, माँ ने रात को बताया था कि आज मेरी चूल्हा चढ़ाई की रस्म है, जिसमें मुझे कुछ मीठा बनाना है। नाशपाती खाने की शौकीन नैना अपने खुराफाती दिमाग का इस्तेमाल करती है। 2 घंटे बाद, सासू माँ, सुमित जी, फटाफट से नाश्ते की टेबल पर आ जाइए, खाना तैयार है। सुमित और शारदा एक संग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और शारदा कहती है, क्या बात है बहू, नाश्ते की टेबल पर इतनी हरियाली के साग सब्जी की छाई हुई है।
ऐसा भी क्या खास बनाया है खाने में? नैना अपनी सास शारदा को खाना सर्व करते हुए कहती है। माँ जी, पुलाव है, पूरी है, नाशपाती की सब्जी और नाशपाती का हलवा भी है। नाशपाती का नाम सुनकर शारदा और सुमित एक दूसरे को एकटक निहारते हैं और सुमित कहता है, नैना, माना कि तुम नाशपाती खाने की शौकीन हो, उसका मतलब ये थोड़ी है कि नाश्ते में नाशपाती की ही बलि चढ़ा डाली। मेरे प्रिय नाशपाती, चुपचाप से खाकर बताइए कैसी बनी है नाशपाती की रेसिपी। दोनों मन मारकर बड़े ही बेमन से नाशपाती का हलवा खाते हैं। माँ जी, हलवा कैसा बना है? अरे एकदम गजब बनाया है बहू, पहली बार नाशपाती की रेसिपी खाई है, मन हरा हो गया। अब तो नैना को भी नाशपाती का हलवा खाना है। नैना के जाते ही शारदा गहरी सांस भरते हुए कहती है, शुक्र है सुमित बेटा कि नैना बहू के मन में नाशपाती का अचार बनाने का विचार नहीं समाया, वरना क्या ही होता। गुजरते दिन के साथ नैना की नाशपाती खाने की भूख बढ़ती ही जा रही थी। एक शाम, नैना बहू, मैं बाजार जा रही हूँ। सासू माँ जरा ठहरिए, बाजार से लौटते वक्त मेरे लिए नाशपाती लेती आना। अरे बहू, सुबह ही तो तूने किलो भर नाशपाती खाया है, मगर अब मुझे दोबारा से नाशपाती खाने का मन है। नाशपाती खाने की होड़ में पेट पहाड़ हो चुका है, जानती भी है नाशपाती का भाव कितना तेज हो रखा है। ठीक है माँ जी, 1 किलो न सही तो मेरे लिए पाव भर ही नाशपाती ले आना। अब तो मैं आपको कॉर्पोरेट कर रही हूँ। अब तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरी ये बेढंगी बहू का नाशपाती खाने की बुरी लत घर के खजाने को नाश करके ही खत्म होगी। हर एक दिन नैना कभी नाशपाती की चाट खाती तो कभी उसका हलवा तो कभी कुछ और। नैना बहू, ये क्या दिन भर गाय भैंस की तरह जुगाली किए रहती है, कब छूटेगी तेरी ये जरूरत से ज्यादा नाशपाती खाने की आदत? ये सुनकर नैना सोफे पर खड़ी होकर नाशपाती को ऊंचा उठाकर कहती है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए सासू माँ, नाशपाती नैना का था, है और रहेगा। हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक रोज नैना पूरे घर में अकेली होती है। तभी एक बार फिर उसे नाशपाती खाने का मन होता है। अरे, सुबह ही तो मैंने पेट भरकर नाशपाती खाया था, इस पल तो घर में कोई है भी नहीं। एक काम करती हूँ, खुद ही बाजार चली जाती हूँ। नैना पैसे लेकर एक फ्रूट की दुकान पर आती है, मगर उसे नाशपाती कहीं नजर नहीं आती। एकाएक नाशपाती का नाम उसकी जुबान से दूर हो जाता है। तभी दुकानदार कहता है, अरे कहो मैडम जी, क्या चाहिए? ओफो, क्या नाम? तो भूल गई। वो अब कैसे बताऊं कि मुझे क्या चाहिए? भैया, मुझे वो चाहिए जो एकदम हरा हरा होता है। ये सुनकर दुकानदार सिर खुजाकर कहता है, अरे ऊ का कोनो नाम तो होई। अरे कैसे समझाऊं मैं आपको? हाँ, जैसे पोटैटो फीवर को आलू बुखारा कहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? नैना आंखें बंद करके सोचने लगती है। तभी उसे अपने पति सुमित की सूरत दिखाई पड़ती है और वो कहती है, हाँ, डिस्ट्रॉयड हस्बैंड, जल्दी से दे दीजिए। इस बार दुकानदार नैना की नाशपाती की मांग को सुन रौंदी सी सूरत बनाकर कहता है, अरे लागत है ससुरी फिरंगी के संग पढ़कर आई है, डिस्ट्रॉयड हस्बैंड कहाँ से लाके नहीं का। दुकानदार नैना के शब्द को हिंदी में सुलझाते हुए कहता है, डिस्ट्रॉयड हस्बैंड यानी कि खराब पति। अरे नहीं, पागल पति। नहीं नहीं नहीं, नाशपाती। हाँ, नाशपाती। दुकानदार उसे 1 किलो नाशपाती दे देता है, जिसे लेकर नैना घर लौट आती है और जैसे ही वो एक नाशपाती का टुकड़ा काटकर खाती है, वो बेबाक मुंह बनाकर कहती है, सत्यानाश हो इस नाशपाती का, नीम जैसा कड़वा है ये तो। उसी पल शारदा और सुमित घर लौट आते हैं। नैना उनके सामने नाशपाती को दूर हटाकर कहती है, अब से मैं फिर कभी नाशपाती नहीं खाऊंगी। अरे बहू, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई नाशपाती कड़वा निकल ही जाता है। ये सुनकर नैना एक बार फिर नाशपाती खाने को उठती है तो उसे नाशपाती का कड़वा स्वाद याद पड़ जाता है। उस रोज से नैना का नाशपाती खाना एकदम खत्म हो जाता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। निरंजन अपनी पत्नी अनाया का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर निकाल देता है और उससे कहता है, तुमने जो किया है वो अच्छा नहीं किया। आज के बाद तुम इस घर में नहीं रह सकती। अभी कभी इस घर को छोड़कर चली जाओ। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है।
आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं आपकी पत्नी हूँ, हमारा कितना अच्छा परिवार था, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। अनाया की बात नजरअंदाज करके निरंजन घर के अंदर आता है और उसके बेटे सूरज का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो घर का दरवाजा बंद कर देता है। माँ पिताजी ने हमें घर से बाहर क्यों निकाला? माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है माँ, और ठंड भी लगी है। सूरज, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। अनाया अपने बच्चे का हाथ थामती है और चलने लगती है, जिसके बाद चलते चलते उसे बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। हे भगवान, कितनी ठंड हो रही, जब मुझे इतनी ठंड लग रही है तो मेरे बेटे सूरज को कितनी ठंड लग रही होगी। ऐसा सोचकर अनाया अपने बेटे सूरज को गोदी में उठा लेती है, जिसके बाद कुछ ही दूरी पर चलने पर उसे एक झोपड़ी नजर आती है। लगता है कि इस झोपड़ी में कोई नहीं रहता, आज की रात झोपड़ी में रुकने के लिए ठीक रहेगी। अनाया अपने बेटे को लेकर उस झोपड़ी में चली जाती है। दरअसल अनाया के पति ने उसे धोखा दिया था, वो किसी और लड़की से शादी करके उसे घर में ले आया था। जैसे ही अनाया ने किसी और लड़की को अपने पति निरंजन के साथ देखा तो अनाया ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा, जिसके चलते निरंजन ने उसे घर से बेघर कर दिया। अब मेरा और मेरे बेटे का क्या होगा? हे भगवान, मेरी मदद करो मेरी। अनाया और सूरज दोनों ठंड से कपकपा रहे थे, तभी उन्हें झोपड़ी के अंदर एक हीटर नजर आता है। भगवान, तूने हम पर रहम किया, तेरा बहुत शुक्रिया। अनाया उस हीटर का तार बोर्ड में लगा देती है। जैसे ही हीटर चलने लगता है, अचानक से वो हीटर सोने के सिक्के उगलने लगता है। अरे ये क्या? इस हीटर के अंदर से तो सोने के सिक्के निकल रहे हैं। अनाया सोने के सिक्के देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। तभी अचानक से उस हीटर के अंदर से एक बूढ़ी औरत की आत्मा निकलकर बाहर आती है। बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल बात यह है कि पिछले साल मैं इस झोपड़ी में रहा करती थी, मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मेरे पास ये जादुई हीटर था जो कि मुझे एक देवी माँ ने दिया था। अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरी मृत्यु हो गई। तब से ये जादुई हीटर यहीं पर है, तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकती हो। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनाया के ऐसा कहते ही उस बूढ़ी औरत की आत्मा अचानक वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद अनाया हीटर का स्विच बंद कर देती है। स्विच बंद होते ही हीटर के अंदर से सोने के सिक्के निकलने बंद हो जाते हैं। ऊपर वाले, जब भी तू देता है छप्पर फाड़ कर देता है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर अनाया उन सोने के सिक्कों को ले जाकर कुछ रजाई और कुछ गर्म कपड़े खरीद कर ले आती है, जिसके बाद अनाया उन गर्म कपड़ों को अपने बेटे सूरज को ओढ़ाती है, खुद भी ओढ़कर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, अनाया बाकी के सोने के सिक्के से अपने और अपने बेटे के खाने के लिए खाने का सामान ले आती है। कल रात से ही मैंने और मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया है। अनाया अपने बेटे को नींद से जगाती है। जैसे ही अनाया अपने बेटे को स्पर्श करती है, वो हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? मेरे बेटे को तो बुखार हो रहा है, अब मैं क्या करूं? अनाया को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो जादुई हीटर का तार लगा देती है। जैसे ही हीटर जलना शुरू होता है, वो सोने के सिक्के उगलने लगता है, जिसके बाद अनाया सोने के सिक्के उठाती है और अपने बेटे को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, इसके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बुखार है, सर्दी के चलते हो गया होगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप ये दवाइयाँ अपने बेटे को दे देना। डॉक्टर अनाया को दवाइयाँ लिखकर दे देता है, जिसके बाद अनाया केमिस्ट की दुकान पर जाकर वो दवाइयाँ खरीद लेती है और अपने बेटे को वापस झोपड़ी में ले आती है, जिसके बाद वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है और उसे दवाइयाँ दे देती है। अगले दिन उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा लाडला बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। अपने बेटे को ठीक देख अनाया बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपने आप से कहती है, मुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अगर मैं इसी प्रकार एक झोपड़ी में रहूंगी तो ना तो मेरे बेटे को अच्छी जिंदगी मिल पाएगी और ना हमारा कुछ होगा। ऐसा सोचकर अनाया जादुई हीटर का प्लग लगा देती है। देखते ही देखते जादुई हीटर सोने के सिक्के उगलने लगता है। अब मैं इन सोने के सिक्कों से और हीटर ले आऊंगी और अपनी एक दुकान खोलूंगी।
अनाया ऐसा सोचकर एक दुकान खरीदती है, जिसके बाद वो उस दुकान में हीटर बेचना शुरू कर देती है। ठंड के चलते गांव के सभी लोग उससे हीटर खरीदने लगते हैं। देखते ही देखते अनाया को अच्छा खासा प्रॉफिट शुरू होने लगता है, जिसके बाद अनाया अपने लिए खुद का एक घर भी खरीद लेती है और अपने बेटे सूरज का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देती है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने मेरी जिंदगी की सभी परेशानियों को दूर कर दिया। अनाया ऐसा सोचकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए जाती है। जैसे ही वो मंदिर से वापस लौटने लगती है, तभी अचानक से सड़क पर किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? पता नहीं कौन है, किसका बेटा है, किसके साथ इतना बुरा हादसा हुआ। अनाया जैसे ही उस आदमी को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या? ये तो निरंजन जी हैं। ये कैसे हो सकता है? कोई मेरी मदद करो, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद करो। कोई एम्बुलेंस को फोन करो, कोई तो मेरी मदद करो। अनाया के जोर जोर से चिल्लाने पर वहां खड़ा एक व्यक्ति एम्बुलेंस को कॉल कर देता है, जिसके बाद वहां तुरंत एम्बुलेंस पहुंच जाती है। अनाया निरंजन को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर निरंजन का चेकअप करने के बाद अनाया से कहते हैं, देखिए, इस दुर्घटना के दौरान आपके पति के दोनों पैर खराब हो चुके हैं। अब वो जिंदगी में कभी नहीं चल पाएंगे, लेकिन एक संभावना है, अगर आप उनका ऑपरेशन करवाती हो तो वो दोबारा से अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे, लेकिन ऑपरेशन के लिए पूरे 10 लाख रुपए की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, पैसों का मैं इंतजाम कर लूंगी, आप बस मेरे पति को बचा लीजिए। अनाया फौरन अपने घर लौटती है और अपने जादुई हीटर को निकाल कर उसे ऑन करती है, जिसके बाद जादुई हीटर जैसे ही जलना शुरू होता है, वो सोने के सिक्के उगलने लगता है। अब मैं निरंजन जी का इलाज करवा सकती हूँ। भगवान मेरे पति की रक्षा करना। ऐसा कहकर अनाया सारे सोने के सिक्के ले जाकर डॉक्टर को दे देती है, जिसके बाद अनाया डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, उनके इलाज में कोई कमी मत छोड़ना। आप चिंता मत कीजिए, आपके पति को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ऐसा कहकर निरंजन का इलाज करने के लिए चले जाते हैं। निरंजन का इलाज कई घंटों तक चलता रहता है, जिसके बाद जैसे ही डॉक्टर अनाया के पास आते हैं, डॉक्टर अनाया से कहते हैं, मुबारक हो आपको, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अब आपके पति अपने पैरों पर चल सकते हैं। अनाया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो फौरन अपने पति निरंजन से मिलने उसके पास जाती है। अजी, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? अरे मुझे माफ कर दो अनाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और तुम्हें छोड़ दिया। जिससे मैंने शादी की थी उसने मुझे किसी और आदमी के लिए छोड़ दिया। तब से मैं पागलों की तरह यहाँ वहाँ तुम्हें ढूंढ रहा था, और जब तुम मुझे मिली तो तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हो सके तो मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर देना। अजी, शाम का भूला जब सुबह घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। अनाया निरंजन को माफ कर देती है, जिसके बाद वो अपने बेटे और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रात का समय होता है। पार्वती अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही होती है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, जिसकी वजह से पार्वती की नींद खराब होने लगती है। ओहो, कौन है इस समय? भला ये कोई समय है घर पर आने का? पार्वती नींद में उठना बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन तभी दरवाजा फिर से पीटने की आवाज आती है, जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी दरवाजा खोलने के लिए जाना पड़ता है। हद ही हो गई, इतनी रात को मेरा ही दरवाजा पीटने के लिए मिला था। जैसे ही पार्वती दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका बेटा राहुल एक लड़की के साथ खड़ा होता है, जिसे देखकर पार्वती राहुल से कहती है, अरे राहुल, ये क्या? इतनी रात के समय तू अमेरिका से वापस लौटा है? और ये अमेरिका की गोरी मैडम तेरे साथ क्या कर रही है? कहीं ये अपना घर छोड़कर तेरे साथ भागकर तो नहीं आ गई? अरे नहीं नहीं, जेनी मेरे साथ भागकर नहीं आई, मैं ही उसे भगा कर लाया हूँ। हे भगवान, ये क्या कह रहा है तू? राहुल, ये तो एक अंग्रेज है, तू इसे भगा कर कैसे ला सकता है? अरे माँ, जेनी मेरा सच्चा प्यार है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए हम दोनों अमेरिका से भागकर यहाँ आ गए हैं। मैं इसे वहाँ से भगा कर लाया हूँ और मैंने इससे शादी भी कर ली। हे भगवान, क्या मैंने तुझे ये सब करने के लिए अमेरिका भेजा था? अरे बेटा, मैंने तो तुझे पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेजा था, ना कि अमेरिका की गोरी भगाने के लिए। राहुल जेनी को लेकर घर में चला आता है। तभी पार्वती कहती है,
अरे राहुल, ये गोरी मेरी बहू नहीं बन सकती। अरे मैं इसे क्या कहूंगी, इसे तो हिंदी भी नहीं आती। सासू माँ, मेरे को हिंदी आता है। प्रणाम सासू माँ। देखा ना आपने, संस्कार तो इसमें मैंने कूट कूट कर भरे हैं। अरे आप चिंता मत करो, ये आपकी सभी बातों को समझेगी। मैंने थोड़ी बहुत हिंदी से समझा दी है। चलो जेनी, तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। ओके डार्लिंग, बाय बाय। मॉम, गुड नाइट। राहुल जेनी को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी पार्वती सोफे पर बैठी हुई अपने मन में सोचने लगती है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा। मैं तो एक सुशील और संस्कारी बहू चाहती थी, लेकिन इस अंग्रेजन ने तो मेरे घर पर आकर तुरंत काबू कर लिया है। और देखो तो सही, मेरा बेटा इतना मजनू हो गया है कि सीधा उसे अपने कमरे में ले गया। मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, पार्वती रसोई में नाश्ता बना रही होती है। तभी जेनी वहां पहुंच जाती है और पार्वती से कहती है, गुड मॉर्निंग मॉम, व्हाट आर यू डूइंग? अरे रे, ये सुबह सुबह मेरे ऊपर अंग्रेजी झाड़ने आ गई। अरे मेरी माँ, चली जाए यहाँ से, मुझे आराम से नाश्ता तो बनाने दे। इफ यू एग्री सो आई कैन मेक ब्रेकफास्ट फॉर यू। जेनी की अंग्रेजी सुनकर पार्वती को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपने बेटे राहुल को चिल्लाकर बुलाती है। राहुल, राहुल, कहाँ है तू? जल्दी आ। अरे इस अंग्रेजन मैडम को देख, मुझसे क्या कहे जा रही है। तभी राहुल अपनी माँ पार्वती की आवाज सुनकर उसके पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, अरे माँ, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? तेरी अंग्रेजन बहू मुझे यहाँ खाना बनाने ही नहीं दे रही है। जा जल्दी से इसे ले जा, नहीं तो मैं इसका कत्ल ही कर दूंगी। रिलैक्स माँ, मैं अभी जेनी को यहाँ से ले जाता हूँ। कम जेनी, मॉम इज मेकिंग ब्रेकफास्ट राइट नाउ। डोंट डिस्टर्ब माई मॉम एंड वी हैव सम टाइम नाउ, सो वी बोथ कैन टेक शावर। हाँ ओके डार्लिंग। राहुल जेनी को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद पार्वती अपने आप से कहती है, बहुत हुआ, मैं इसे अपने घर में और सहन नहीं कर सकती। नाश्ता बनाने के बाद पार्वती अपने घर अपनी दोस्त गायत्री की बेटी राधा को बुलाती है और उसे समझाती है। अरे बेटी, अब तुझे क्या बताऊं, मेरे बेटे के ऊपर इस अंग्रेजन चुड़ैल ने काबू कर रखा है। ये यहाँ मेरे बेटे की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए आई है। तू मेरा एक काम कर दे और इस अंग्रेजन मैडम से मेरे बेटे को दूर कर दे। तू अपने जाल में मेरे बेटे को फंसा ले, उसके बाद तुम दोनों की शादी कर दूंगी और तू मेरी बहू बन जाइयो। आप चिंता मत कीजिए, मैं राहुल जी को इस अंग्रेजन औरत के हाथ में फंसने नहीं दूंगी। उस दिन के बाद से राधा पार्वती के घर में ही रहने लगती है। जब भी राहुल अकेला होता या कुछ काम कर रहा होता तो राधा उसके पास चली जाती। लेकिन इस बात से जेनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका में ये सब नॉर्मल होता है। एक दिन रात के समय राहुल छत पर टहल रहा था। तभी राधा भी छत पर पहुंच जाती है और उसे अपनी मीठी चुपड़ी बातों में फंसाने लगती है। देखिए ना, हमारा इंडिया कितना अच्छा है, सबके अंदर इतने प्रेम और भावना होती है। वहीं ये अमेरिका वाले लोग, इन्हें तो रिश्तों के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, निभाना तो बहुत दूर की बात है। राहुल बड़े ही ध्यान से राधा की बातें सुनने लगता है। धीरे धीरे राधा जेनी के बारे में राहुल को पूरी तरह भड़का देती है और कई बार गलती खुद करके जेनी के ऊपर डाल देती है। धीरे धीरे राहुल को जेनी बहुत बुरी लगने लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दिन राधा राहुल को कॉफी में नशे की दवाई मिलाकर पिला देती है, जिसकी वजह से राहुल नशे में हो जाता है। जिसका फायदा उठाकर राधा उसे प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाने की कोशिश करती है। ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं गरीब संस्था के लिए, गरीब लोगों की मदद करेंगे तो वो हमें दुआएं देंगे, आप इन पर साइन कर दीजिए राहुल जी। राहुल की आंखें पूरी तरह खुल नहीं पाती, जिसकी वजह से वो ठीक से पेपर पढ़ नहीं पाता। राहुल साइन करने ही वाला था कि इतने में वहां जेनी पहुंच जाती है और राहुल के हाथों से उन पेपर्स को छीनकर पढ़ने लगती है। Oh my God, it's not a donation paper. This is our property paper. जेनी तुरंत उन पेपर्स को ले जाती है और राहुल के लिए एक नींबू पानी बनाकर लाती है ताकि उसका नशा उतर सके। जैसे ही राहुल नींबू पानी पीता है, उसे थोड़ा सा होश आने लगता है, जिसके बाद वो उन पेपर्स को पढ़ता है। तभी वो अपनी माँ पार्वती को बुलाता है और राधा की सारी सच्चाई उसे बताता है।
जिसे सुनने के बाद पार्वती रोने लगती है और अपने बेटे से कहती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं इस अंग्रेजन बहू को अपने घर से भगाने के चक्कर में इस राधा की बच्ची को यहाँ लेकर आई थी। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी चालाक निकलेगी, लेकिन मुझे अपनी अंग्रेजन बहू पर बहुत गर्व है। इसने आज हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अगर आज ये ना होती तो हम तो बेघर ही हो जाते। तभी जैनी वहाँ पुलिस बुला लेती है और पुलिस राधा को गिरफ्तार कर ले जाती है। ये सब देखकर पार्वती जैनी को गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से पार्वती जैनी को अपनी बहू मान लेती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।